युद्ध केवल सैन्य अभियानों के बारे में नहीं होते, वे लगभग हमेशा पैसे और सत्ता के बारे में होते हैं। और इस ईरान समझौते ने हमें ये पहले से भी ज्यादा दिखाया, क्योंकि जब हर कोई इस समझौते के अगर मगर और क्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये अच्छा है या बुरा, तो हम में से ज्यादातर लोग ये सवाल पूछना ही भूल गए कि आखिर ये समझौता शुरू में बना कैसे। इसका जवाब है एक छाया युद्ध जो अमेरिका चुपचाप लड़ रहा था, ईरान को कगार तक धकेल रहा था, और हम में से किसी का ध्यान भी उस पर नहीं गया। मेरा मतलब है, डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया था कि अमेरिकी सेना रात में होर्मुज जलडमरू मध्य से गुप्त रूप से तेल टैंकर ले जा रही थी, जब ईरान का रडार नष्ट हुआ था। बस ऐसे ही, आम बात की तरह। ये अब तक के सबसे शानदार सैन्य अभियानों में से एक है और याद दिलाता है कि ये युद्ध हमेशा तेल, पैसा व अर्थव्यवस्था के बारे में था। ये वही कहानी है जो मीडिया ने नहीं बताई। जेएनएस टीवी के यिरका शो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम कहानी के जेम्स बॉन्ड वाले हिस्से पर जाएं, चलिए ईरान की अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं, क्योंकि यह समझने के लिए कि यह कितनी गिर चुकी है, आपको यह जानना जरूरी है कि यह शुरुआत में कहाँ थी। ईरान के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार हैं, और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे पृथ्वी के सबसे रणनीतिक रूप से स्थित देशों में से एक बनाती है। दक्षिणी तटरेखा पर होर्मुज जलडमरू मध्य है, जो एक सकरा रास्ता है जिससे रोज दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है, और ये खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और कतर द्वारा निर्यात किया गया हर तेल का बैरल बाकी दुनिया तक पहुंचने के लिए उसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। और ईरान इसकी तटरेखा पर स्थित है, जिसका मतलब है कि दशकों से सिर्फ अपनी जगह पर मौजूद रहकर उन्होंने वैश्विक ऊर्जा बाजार पर एक तरह का अनैच्छिक वीटो रखा हुआ है। तेल सिर्फ ईरान का मुख्य निर्यात नहीं है, ये शासन की वित्तीय नींव है, जो सरकार, सेना, आईआरजीसी और लेबनान से यमन तक फैले प्रॉक्सी नेटवर्क को फंड करती है। और 1979 से अमेरिका और दुनिया ने समझ लिया है कि अगर आप ईरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं, तो आपको उनकी अर्थव्यवस्था पर चोट करनी होगी। ईरान पर पश्चिमी दबाव का इतिहास बार बार एक ही चक्र दोहराने जैसा है। अमेरिका तब तक प्रतिबंधों को कड़ा करता है जब तक ईरान बातचीत के लिए राजी नहीं हो जाता। एक समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, ईरान उस राहत का इस्तेमाल खुद को फिर से बनाने के लिए करता है, और फिर सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है। 2015 का परमाणु समझौता इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। सालों के दबाव के बाद आखिरकार ईरान बातचीत की मेज पर आया, जो अपने आप में ही एक बुरा संकेत है। और फिर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया गया और बदले में प्रतिबंधों में राहत दी गई। और तुरंत ही ईरान ने उस वित्तीय राहत का उपयोग अपने आतंकी प्रॉक्सी गुटों को फंड करने, हथियार कार्यक्रम बढ़ाने और अगले दौर के दबाव से बचने के तरीके खोजने में किया। ये समझौते ज्यादातर बहुत खराब रहे हैं, और समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद का पैटर्न भी काफी हद तक एक जैसा ही रहा है। तो ये प्रतिबंध असल में दिखते कैसे हैं? देखिए, बुनियादी विचार बहुत सरल हैं। ईरान से व्यापार करने वाली किसी भी कंपनी या बैंक को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर होने का खतरा है। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिकी बैंकों और डॉलर पर निर्भर है, इसलिए ये धमकी आमतौर पर कंपनियों को दूर रखती है। ईरान के पास व्यापार के लिए कोई नहीं बचता। लेकिन समस्या कभी प्रतिबंधों के विचार में नहीं, बल्कि सिर्फ उनके लागू करने में रही है। अमेरिका का रवैया इस पर हमेशा एक जैसा नहीं रहा, और ईरान ने 40 सालों में इन प्रतिबंधों से बचने के तरीके ढूंढ लिए। ईरान नकली कंपनियों, बिचौलिया देशों और अन्य मुद्राओं से भुगतान व असली तेल स्रोत छुपाने में बेहद माहिर हो गया है। इतना अच्छा कि 2023 में जब ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सक्रिय थे, तब भी उसने तेल से 53 अरब डॉलर कमा लिए। यही समझने के लिए काफी है कि प्रतिबंधों से जो उम्मीद की जाती है और असल में जब कोई उन्हें सही से लागू नहीं करता तो क्या होता है, उसके बीच कितना बड़ा अंतर है। 2026 में एक भी बम गिरने से पहले ही ईरान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में थी। सवाल है कि अगर ईरान प्रतिबंधों को दरकिनार करके हर साल 53 अरब डॉलर कमा रहा था, तो उसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब क्यों थी? इसका जवाब है कि प्रतिबंधों को दरकिनार करना स्वस्थ अर्थव्यवस्था होने के बराबर नहीं है। ईरान जो पैसा कमा रहा था, वो लगभग पूरी तरह से आतंकवादी शासन, उनकी सेना, उनके प्रॉक्सी नेटवर्क में जा रहा था, न कि उन चीजों में जिनकी एक देश को जरूरत होती है, जैसे अस्पताल और बुनियादी ढांचा बनाना या नौकरियां उपलब्ध कराना। दशकों के प्रतिबंधों ने विदेशी निवेश को भगा दिया, निजी क्षेत्र को कमजोर किया और आम ईरानियों को तेजी से गिरती रियाल मुद्रा के साथ छोड़ दिया। 48% से ज्यादा महंगाई का मतलब है कि साल की शुरुआत में मिलने वाली सैलरी से दिसंबर तक आप 40% कम सामान खरीद पाएंगे। सरकार ने पहले कभी जरूरत ना पड़े ऐसे बड़े मूल्य के बैंक नोट छापने शुरू किए, जैसे 10 मिलियन रियाल का नोट, क्योंकि छोटे नोट रोजमर्रा में बेकार हो रहे थे। ईरान में एक तला अंडा 1 मिलियन रियाल का है।
युद्ध से पहले जिंदगी ऐसी ही थी। इसे सुधारने का उपाय जाहिर है प्रतिबंधों से राहत। इसी वजह से अगर आप किसी भी बातचीत के दौर को देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ईरान एक मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है और कई दूसरी मांगों के साथ वो है उनकी संपत्तियों को अनफ्रीज करना और आर्थिक राहत। प्रतिबंधों के कारण अरबों डॉलर ईरान की पहुंच से बाहर हैं और ईरान चाहता है कि किसी समझौते में ये पैसे फिर से मिले। ये उनकी दरियादिली या अचानक ईरानी लोगों की चिंता से नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक इसलिए टिकी हुई है क्योंकि सिस्टम के लोग, सैनिक, रेवोल्यूशनरी गार्ड और शासन के वफादार आर्थिक रूप से इसी पर निर्भर हैं। आप लोगों को पैसे देकर वफादार बनाए रखते हैं। जैसे ही वो पैसा रुकता है, वफादारी डगमगाने लगती है। विद्रोह दबाने की कोशिश में शासन डगमगाते सैनिकों का जोखिम नहीं ले सकता। तो जब ईरान बातचीत की मेज पर प्रतिबंधों से राहत की मांग करता है, तो असल में उनका मतलब होता है कि हमें नकद पैसे चाहिए, अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो फिर से गिर जाएगी, बल्कि हमारे पक्ष में बंदूकधारी लोगों को बनाए रखने के लिए, यानी और भी मजबूत, सक्षम दुश्मन बनने के लिए। यही आर्थिक स्थिति थी जिसमें ईरान ने फरवरी के अंत में युद्ध में प्रवेश किया था। एक ऐसा सिस्टम जो पहले से ही दबाव में था, जहां शासन के अपने ही सरकारी मीडिया जीवन यापन की लागत को लेकर चेतावनी दे रहे थे। स्पष्ट शब्दों में, जब छटनी हो रही थी, दवाओं की कमी थी और सरकार नागरिकों को भविष्य की सब्सिडी के बदले उधार पर जरूरी चीजें खरीदने दे रही थी, क्योंकि सब्सिडी खत्म हो रही थी। फरवरी में युद्ध शुरू होते ही ईरान ने वही किया जो उसने हमेशा कहा था। उसने होर्मुज, जलडमरू मध्य को हथियार बनाकर वाणिज्यिक जहाजों पर मिसाइलों, ड्रोन और समुद्री बारूदी सुरंगों से हमला किया, जिससे बीमा लागत इतनी बढ़ी कि कंपनियों ने जहाज भेजना बंद कर दिया। ईरान का मानना था कि जलडमरू मध्य बंद करने से दुनिया को भारी आर्थिक नुकसान होगा। तेल के दाम बढ़ेंगे, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होंगी और अमेरिका पर युद्ध रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव असहनीय हो जाएगा। तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रंप पर दबाव आया, लेकिन ईरान ने जलडमरू मध्य बंद करने से बढ़कर सोच समझकर कदम उठाया। उसने जलडमरू मध्य सबके लिए बंद किया, सिर्फ अपना तेल भेजना जारी रखा। ईरानी जहाजों ने युद्ध के हफ्तों बाद भी रोज 2 मिलियन बैरल तेल जलडमरू मध्य से निर्यात किया, जबकि अन्य जहाजों पर हमला या धमकी दी जाती थी। IRGC ने टोल बूथ सिस्टम चलाया, जहाजों से गुजरने के लिए $2 मिलियन तक क्रिप्टो करेंसी व युआन में शुल्क वसूला और ईरान ने इस जलमार्ग के उपयोग पर नियंत्रण कर मुनाफा कमाया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि ईरान वास्तव में युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में ज्यादा तेल निर्यात कर रहा था। ये सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन इससे बात साबित होती है। इस संघर्ष की सार्वजनिक कहानी, घोषित और रोकी गई कार्रवाइयां, हस्ताक्षरित और उल्लंघन किए गए युद्ध विराम, निलंबित और फिर से शुरू हुई वार्ताएं बाहर से देखने पर अराजक लगती हैं, लेकिन इन सब शोरगुल के नीचे ईरान के खिलाफ वित्तीय अभियान एक दिन के लिए भी नहीं रुका। हर हफ्ते राजनयिक वार्ताएं चल रही थीं, फिर भी अमेरिकी वित्त मंत्रालय प्रतिबंध लगा रही थी और बम ना गिरने पर भी आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। ईरान की अर्थव्यवस्था पर युद्ध सैन्य अभियान का पूरक नहीं था, कई मायनों में वही असली और लगातार चलने वाला अभियान था। 13 अप्रैल को ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की, जिसमें 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत, 100 से अधिक विमान और 10,000 से ज्यादा कर्मी जलडमरू मध्य के पास तैनात किए गए। हर जहाज जो अरब की खाड़ी और ओमान खाड़ी के जरिए ईरानी बंदरगाह में आ जा रहा था, उसे निशाना बनाया गया। ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी से ईरान को रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा था। मई तक रक्षा मंत्री ने बताया कि नाकाबंदी के बाद ईरान को तेल राजस्व में $4.8 अरब का नुकसान हुआ है। ईरान को पहले तेल से हर साल $30 बिलियन मिलते थे, अब ये राजस्व लगभग शून्य है। लेकिन नाकाबंदी ने आयात भी रोक दिए और एक ऐसा देश जो पहले से ही 50% से अधिक महंगाई, खाद्य संकट और दवाओं की कमी का सामना कर रहा था, अब उसे उन वस्तुओं का आयात न कर पाने की संभावना का सामना करना पड़ा जिनकी उसे बुनियादी कार्यों को चलाने के लिए जरूरत थी। रक्षा सचिव हेक्सिट ने पेंटागन ब्रीफिंग में साफ कहा। वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट और ट्रेजरी विभाग के मित्र ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी शुरू कर रहे हैं, ताकि सरकार के सभी हिस्सों से ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव डाला जा सके। समझदारी से चुनें। अगर ईरान गलत विकल्प चुनता है तो उस पर नाकाबंदी और उसके बुनियादी ढांचे, बिजली और ऊर्जा पर बमबारी की जाएगी। नाकाबंदी सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला वित्तीय साधन थी और ट्रेजरी अभियान का उद्देश्य ईरान की उन गुप्त ढांचों को भी निशाना बनाना था जिन्हें उसने प्रतिबंधों के बीच टिके रहने के लिए वर्षों में खड़ा किया था। मुद्रा विनिमय हाउस, फ्रंट कंपनियां, व्यक्तिगत जहाज मालिक, क्रिप्टो एक्सचेंज
और सबसे महत्वपूर्ण, खुद चीनी खरीदार। ट्रेजरी ने चीन की सबसे बड़ी स्वतंत्र रिफाइनरियों में से एक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जो रोजाना 4 लाख बैरल प्रोसेस करती है। बेचने वाले की पहचान ईरान की सशस्त्र सेनाओं की तेल बिक्री शाखा के रूप में हुई, जिससे साफ है कि अमेरिका ईरान की आय रोकने के लिए चीन की औद्योगिक सुविधाओं पर कार्रवाई को तैयार है। साथ ही 4 और चीनी रिफाइनरियों पर भी प्रतिबंध लगे। ईरान की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसने 2025 में ईरान में आने वाली डिजिटल परिसंपत्तियों की कुल आवक के 50% से ज्यादा को संसाधित किया था, उस पर भी प्रतिबंध लगा। एक्सचेंज हाउस, मध्यस्थ क्षेत्र, दुबई और हांगकांग में शेल कंपनियां परत दर परत ईरान के पैसे को चलाने वाली संरचना धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि तेल निर्यात पर नाकेबंदी थी। द्वितीयक प्रतिबंधों के तहत खरीदार, वित्तीय पाबंदी सूची में डाली गई भुगतान प्रणालियां और शैडो फ्लीट के जहाजों को चुन चुनकर नामित किया जा रहा था। ईरान की अपनी सरकार ने कुल युद्ध से संबंधित नुकसान का अनुमान 270 अरब डॉलर लगाया था, जो कि जीडीपी के 57% के बराबर था। लेकिन कल नेतन्याहू ने घोषणा की कि ईरान को हुआ नुकसान, असली नुकसान, अब लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। शासन की सरकारी मीडिया असाधारण भाषा में चेतावनी दे रही थी, जो ईरानी सरकारी मीडिया के मानकों से भी असाधारण था। अधिकारियों ने अब आर्थिक नीति के बारे में कल्याण के संदर्भ में नहीं, बल्कि अशांति को रोकने के संदर्भ में बात करना शुरू कर दिया है। क्या यही फर्क है एक संकट संभालने वाली सरकार और अपनी ही जनता से सचमुच डरने वाली सरकार के बीच? अब इसमें एक और परत थी जिसे कोई कवर नहीं कर रहा था, और वो थी खाड़ी देश। अमेरिका जो कुछ भी सैन्य और आर्थिक रूप से कर रहा है, उसके अलावा सऊदी अरब और यूएई सालों से ठीक इसी तरह की स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन 750 मील लंबी है, अरब प्रायद्वीप को पार करते हुए लाल सागर तक जाती है, और अरामको ने इसे पूरी क्षमता पर लाने के लिए तेजी से काम किया। अबू धाबी ऑयल पाइपलाइन यूएई से ओमान की खाड़ी तक एक अतिरिक्त बाईपास मार्ग देती है। इनमें से कोई भी पाइपलाइन उस पूरी मात्रा को नहीं संभाल सकती जो सामान्य रूप से होर्मुज से होकर गुजरती है, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया वह महत्वपूर्ण था। दुनिया के सबसे अहम तेल निर्यातक देश बिना ईरान के अपना तेल भेजने के तरीके खोज रहे हैं। खाड़ी देशों ने मीडिया को बताया कि ईरान के व्यवहार ने एक बहुत बड़ा भरोसे की खाई पैदा कर दिया है, जिसे शायद कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा, और वे दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह संदेश जाता है कि हम अपनी निर्भरता उस जलमार्ग पर कम करने के लिए फिर से निर्माण कर रहे हैं, जिसे ईरान धमकी दे सकता है। ये वो चीज है जिसे वे सालों से बना रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा जानते थे कि ईरान एक बड़ा जोखिम है, और जब वे इस सैन्य समझौते के लिए जोर दे रहे थे और वे चाहते थे कि बातचीत पूरी हो, वे निजी तौर पर बेहद खुश हैं। इजराइल के पास अब भी ईरान पर हमला करने की सैन्य क्षमता है, क्योंकि ईरान ने पूरी दुनिया के लिए एक अविश्वसनीय परेशानी साबित की है। वैसे यूएई ने तो और भी आगे बढ़कर मई में ओपेक से पूरी तरह से बाहर निकलने का फैसला किया, और अब वो इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और भी करीबी साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। हमने इस पर एक एपिसोड किया है, जरूर देखें। ईरान ने हमेशा अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक ताकत के रूप में जिस चीज का इस्तेमाल किया था, यानी जलडमरू मध्य को धमकी देने और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बनाने की क्षमता, उसके चारों ओर चुपचाप और स्थायी रूप से नई रणनीति बनाई जा रही थी। हम ट्रंप के ओवल ऑफिस लौटते हैं, जहां वे 22 जहाजों लाइट्स बंद होने और ईरानी रडार के नष्ट होने की चर्चा कर रहे थे। मार्च में अमेरिका ने जलडमरू मध्य के पास ईरानी एंटी शिप मिसाइल साइट्स पर बंकर बस्तर बम गिराए और 16 माइंस बिछाने वाले ईरानी जहाज डुबो दिए। पानी के रास्ते को उन हथियारों से शारीरिक रूप से साफ किया गया था, जिनका इस्तेमाल ईरान ने उन सभी को धमकाने के लिए किया था जो वहां से गुजरने की कोशिश करते थे। और ईरान के रडार के नष्ट हो जाने और उसकी नौसैनिक क्षमता के बुरी तरह कमजोर हो जाने के बाद फरवरी के बाद पहली बार जलडमरू मध्य से होकर जाया जा सकता था। मई में डोनाल्ड ट्रंप ने फारस की खाड़ी में फंसे टैंकरों के लिए ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसेना एस्कॉर्ट मिशन घोषणा की। युद्ध विराम वार्ताओं के चलते कार्रवाई एक दिन बाद ही रोक दी गई, क्योंकि वार्ताओं में प्रगति दिख रही थी, हालांकि वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। लेकिन नौसेना ने रुकना नहीं चुना, इसके बजाय उसने बस कुछ और शांत तरीके से करना शुरू कर दिया। वे जहाजों से निजी तौर पर संपर्क कर रहे थे, उन्हें निर्देशांक दे रहे थे, उन्हें अपने ट्रैकिंग ट्रांसपॉन्डर बंद करने के लिए कह रहे थे, और रात के समय 14 से 26 जहाजों के काफिले में उन्हें जलडमरू मध्य से बिना लाइट के ले जा रहे थे, उन पानी में जहां ईरान का रडार पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया कि जून तक करीब 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऐसे जहाजों पर जलडमरू मध्य से गुजर रहे थे जो पूरी तरह अंधेरे में थे। 100 मिलियन से ज्यादा बैरल 200 से अधिक जहाजों के जरिए उन पानी से होकर गए जिसे ईरान महीनों से अपनी निजी टोल रोड में बदल रहा था, लेकिन अमेरिकियों ने फिर से कब्जा कर लिया। हमें नहीं पता ये आंकड़े सही हैं या अनुमानित, लेकिन बात यही है,
हाँ, समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन साथ ही ईरान को उस पर हस्ताक्षर के लिए चुपचाप मजबूर किया जा रहा था। फिर जाहिर है 14 जून को ईरान ने वास्तव में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दे दी। अब देखना होगा कि ये सच में होता है या नहीं, लेकिन वे वहां तक पहुंच गए। लड़ाई रुक जाती है, जलडमरू मध्य फिर से खुल जाता है। 60 दिन की परमाणु वार्ताएं शुरू होंगी और ईरान की पहली और सबसे जरूरी मांग, जो शर्त उसने रखी है कि वार्ताएं सही से शुरू होने से पहले पूरी होनी चाहिए, वो है 24 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्तियों को जारी करना। ये कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है, ना ही उनके परमाणु कार्यक्रम की मान्यता। उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। ये सिर्फ पैसे वापस पाने के लिए है, ताकि वे अपने लोगों को खुश रख सकें। मैं ईरान की जनता की बात नहीं कर रही, वे गणराज्य से नफरत करते हैं। मैं उन वफादारों की बात कर रही हूँ जो इस्लामिक रिपब्लिक की तबाही संभव बनाते हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने इसे पूरे हस्ताक्षर के बाद के ढांचे का मुख्य केंद्र बना दिया, ये कहते हुए कि 60 दिनों की बातचीत बाकी सभी चीजों से ऊपर इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका उन जमे हुए फंड्स को रिहा करता है या नहीं। अगर आपको इस बात का और कोई सबूत चाहिए कि यह युद्ध हमेशा पैसों के लिए था, तो ईरान ने खुद ही हस्ताक्षर की मेज पर वो सबूत दे दिया। लेकिन अब सवाल ये है जो सबके मन में है। अब जब हमें पता चल गया है कि ये समझौता कैसे हुआ, तो हम सब यही पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये समझौता सही है या नहीं। अगर ईरान ने सहमति दी है, तो इसका मतलब है ये समझौता उन्हें टिके रहने देता है। जो शासन टिकता है वो बुरा होता है और उसे फिर से खड़े होने का मौका भी मिलता है। ईरान के साथ हर पिछले समझौते का इतिहास भी ऐसा ही रहा है। प्रतिबंध हटते ही शासन स्थिर होता है, प्रॉक्सी को फंड मिलता है, सेंट्रीफ्यूज चलने लगते हैं और कुछ साल बाद हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। यही 2015 के समझौते में हुआ। ये पहले भी हो चुका है, इसमें एक पैटर्न और चक्र है। अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक के पतन की उम्मीद कर रहे थे, तो नहीं, ये समझौता आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो अब लंबे समय के लिए टल गया है। क्या मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ, हम अभी तक उन खास शर्तों को पूरी तरह नहीं जानते कि क्या साइन हो रहा है, और मैं ऐसा दिखावा नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता कि इस समझौते में क्या अच्छा है या क्या बुरा है, लेकिन सीधी सच्चाई ये है कि किसी भी तरह का समझौता अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि अगर ईरान इसे साइन करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है कि जो हमें उनसे चाहिए था वो इसमें शामिल ही नहीं है। मैं इस पैटर्न को जानती हूँ और यही पैटर्न इसे बहुत असहज बना देता है, क्योंकि ये समझौता आखिरकार एक ही चीज के बारे में था, परमाणु खतरे को खत्म करने की कोशिश। परमाणु हथियारों से छुटकारा पाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है आतंकवादी शासन से छुटकारा पाना, जो ईरान की तरह अर्थव्यवस्था और पूरे मध्य पूर्व को नियंत्रित करता है। अब ये तो छोड़िए कि मान लीजिए ये समझौता सच में परमाणु खतरे को खत्म कर देता है, तो भी ये तभी संभव है जब कड़ाई से प्रवर्तन लगातार जारी रहे, न कि सिर्फ 60 दिनों के लिए जैसा कि हम अभी समझौतों में देख रहे हैं। भले ही उनकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है और ना ही सिर्फ अगले न्यूज साइकिल की अवधि तक। हमें वैसी ही सख्त और लगातार निगरानी चाहिए जैसी आर्थिक दबाव के लिए थी, जिसके बारे में हमने एपिसोड में चर्चा की। यही वो चीज है जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए, और सच कहूं तो यही वो चीज है जिसकी हमें सभी को मांग करनी चाहिए। शायद इस समझौते की एक अच्छी बात है कि उन्हें परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब अमेरिका सच में अपने बनाए नियम लागू करे, जो हमने पहले नहीं देखा है। देखिए, सही तो यही है कि ईरान को परमाणु हथियार ना मिले, पर असल कहानी ये नहीं है, क्योंकि बात यह है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती, और जो मुझे लगता है कि हर बार जब भी ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो वो बात लगभग हमेशा ही खो जाती है। मध्य पूर्व के वे लोग जो वास्तव में इस शासन के परिणामों के तहत जी रहे हैं, न कि वे जिन पर सिर्फ तेल की कीमतों का असर होता है या जो एक नए अमेरिकी युद्ध के विचार से डरते हैं। लेकिन जो असली लोग इस सब को झेल रहे हैं, उनके लिए इस समझौते के गंभीर परिणाम हैं। ईरान के लोग, जिन्हें एक सरकार या उससे भी महत्वपूर्ण एक तानाशाही द्वारा गरीब बना दिया गया, कैद किया गया और मार दिया गया, जिसने प्रतिबंधों में मिली हर $1 का इस्तेमाल स्कूल बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही दमन के तंत्र को मजबूत करने के लिए किया। इन लोगों को इस समझौते से कुछ नहीं मिलता। इजराइल के लोग महीनों मिसाइल हमलों का सामना कर चुके हैं। शायद परमाणु हमला न हो, पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले तो रहेंगे ही। लेबनान, यमन, इराक या हर उस देश के लोग जहां ईरान के प्रतिनिधियों ने पूरी तबाही मचा दी है। इन सब के लिए ये कभी भी पैसों के बारे में नहीं था, और ना ही सच में परमाणु हथियारों के बारे में था। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में आतंक के बिना जीने के बारे में था, और ये सब इस समझौते के साथ खत्म कर दिया गया है। चाहे आप इसे जैसे भी देखें, इस्लामिक रिपब्लिक जानती है कि उसने जीत हासिल की है। हाँ, उसे तकलीफें झेलनी पड़ी हैं,
हाँ, वो दबाव में झुक गई थी। हाँ, आर्थिक युद्ध ने उसे संकट में डाल दिया है। लेकिन इन सबके बावजूद वे सच्चाई जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते को किसी भी चीज से ज्यादा चाहता था। वो इस अध्याय को अच्छे से बंद करना चाहता था। वो ये कहना चाहता था कि परमाणु खतरा खत्म हो गया है और आर्थिक संकट कम हो गया है। ये हमेशा अंतिम लक्ष्य था और ईरान हमेशा इसका इंतजार करने को तैयार था। मेरे लिए इसके नीचे एक और बड़ी दिल तोड़ने वाली बात है। लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझौता इसलिए चाहते थे क्योंकि वह आत्ममुग्ध और महत्वाकांक्षी हैं, और ये शायद सच है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समझौते को आगे बढ़ाने का एक बड़ा कारण ये था कि अमेरिकी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे मध्य पूर्व में हो रही घटनाओं के लिए सैनिक बलिदान को तैयार नहीं थे, जबकि बात असल में मध्य पूर्व की थी ही नहीं। ये बात अमेरिकियों के इस तथ्य को स्वीकार करने के बारे में है कि आतंकवाद से निपटना उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन वे इसके लिए वास्तव में कोई बलिदान देने को तैयार नहीं हैं। और जिस तरह से हमने यूरोप में देखा है, इस्लामी अधिग्रहण की योजना के साथ, और अमेरिका अक्सर यूरोप को इस बात के लिए टोकता है कि वे सिर्फ बातें करते हैं लेकिन असल में कुछ करते नहीं हैं, तो यह देखना थोड़ा डरावना है कि यही वो चीज है जो अमेरिकी लोग चाहते हैं। एक ऐसा समझौता जो आतंक के असली खतरे से नहीं निपटता, और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक से कहता है, हम तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी बलिदान देने को तैयार नहीं हैं। मध्य पूर्व के लोग इसे महसूस और देख रहे हैं। इजराइल और खाड़ी देशों के निपटने के तरीके में बड़ा फर्क है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि वो लड़ने के लिए तैयार है, और वो अमेरिका को नाराज करने की कीमत पर भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वे समझते हैं कि एक आतंकवादी शासन को यूं ही राज करने देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। वे ना तो मौत के भूखे हैं, ना ही बच्चों की हत्या में आनंद लेते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वे आतंक के खतरे के साथ जीते हैं, और वे समझते हैं कि ये कोई विशेषाधिकार नहीं है कि वे बस एक समझौते पर हस्ताक्षर करें और आगे बढ़ जाएं। अब इजराइल एक जटिल दौर में है, जहां उसे अमेरिका और मध्य पूर्व की स्थिति देखनी है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ये समझौता हो जाए और अमेरिका ने उनकी कुछ हद तक सीमाएं तय कर दी हैं। ये निराशावादी लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि इजराइल अब सैन्य रूप से पहले से बेहतर स्थिति में है। अब हमारे पास ईरान से निपटने की बेहतर क्षमता है, और मुझे लगता है कि इससे मध्य पूर्व को सच में ये साबित हो गया है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें पश्चिमी देशों की ज्यादा दखलंदाजी आदर्श नहीं है। मैंने ये पहले भी कहा है और मैं इसे लाखों बार कहूंगी। पश्चिमी देश मध्य पूर्व को नहीं समझते। वे सिर्फ पैसे, आजादी, तात्कालिक लाभ, राजनीतिक कैलेंडर और गैस की कीमत को समझते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जो असली भाषा बोली जाती है, जैसे विचारधारा, धर्मशास्त्र, एक ऐसे शासन की धैर्यशीलता जो मानता है कि वह किसी दिव्य क्षण का इंतजार कर रहा है, असली खतरे के साए में जीना, इस भाषा का अभी तक व्हाइट हाउस में सही तरीके से अनुवाद नहीं हुआ है। ये जुनून से दिखता है कि समझौता हर हाल में करवाने का प्रयास हुआ, और इजराइल और अमेरिका के बीच के ड्रामा की बारीकियों में जाए बिना इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है। वास्तव में कोई बदलाव आ सकता है, लेकिन सच तो ये है कि इसकी संभावना कम ही है। अब उन देशों को इस्लामिक रिपब्लिक के अस्तित्व से प्रभावित होकर ऐसे लोगों के आर्थिक नियंत्रण से बाहर आना चाहिए जो इसके असली परिणाम नहीं समझते। जब मैं ये शानदार कहानी देखती हूँ कि अमेरिका ने ईरान से समझौता कैसे करवाया, तो मुझे एक ऐसा देश दिखता है जिसे अपना रास्ता बनाना अच्छे से आता है। शायद यही चीज अब दोधारी तलवार बन रही है। मैं यिरका हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी।